गुड मॉर्निंग एवरीवन। माना कि हम सब में दूरियां कुछ बढ़ सी गई है, अकेले हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन माँ तेरी कहानियाँ आज भी याद आती है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाती है। ऐसी सभी माँओं को और होने वाली सभी माताओं को मैं डॉक्टर नीलेश बलकवड़े सादर प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर नीलेश बलकवड़े, क्लिनिकल हेड एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट ओएसिस पुणे, पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। ओएसिस फर्टिलिटी भारत की फर्टिलिटी सेगमेंट में एक अग्रणी संस्था है। वंध्यत्व से जुड़ी हुई साधारण से लेके अत्याधुनिक सभी उपचार पद्धतियाँ यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और माँ बनने की खुशी हमारे हर पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम सभी जूझ रहे हैं, सारा जग जूझ रहा है। गली से लेके दिल्ली तक हर समाचार पत्र में, हर टीवी चैनल पे सिर्फ कोरोना छाया हुआ है। इससे थोड़ी सी उदासी जैसी छाई हुई है, बट मेरी बात मानो तो हमारा देश बहुत डट के इसका मुकाबला कर रहा है। इस नेगेटिविटी में भी हमको काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही इसका कुछ हल निकालेंगे, कुछ वैक्सीन निकालेंगे या कुछ दवा निकालेंगे। ऐसी नेगेटिविटी काफ़ी बार हम लोग हमारे कपल्स में देखते हैं जो फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो वंध्यत्व यानी संतानता की समस्या से जूझ रहे हैं। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तो ही हमको ये पॉजिटिविटी दिखेगी। और मेडिकल साइंस या शास्त्र ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि हर एक समस्या के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ इलाज संभव है। इसीलिए मन को उभारी दो, माँ बनना बिल्कुल संभव है। सामान्य उपचार पद्धति से लेके अत्याधुनिक उपचार पद्धति हमारे पास हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी में से एक IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। IUI क्या होता है, क्यों करते हैं, ये कैसे होता है, इसकी सफलता का प्रतिशत कितना है, ये सभी जानकारी मैं आज आपको देने की कोशिश करूँगा। IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको हम लोग कृत्रिम वीर्य रोपण भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग वीर्य को अंतर्गर्भाशय में स्थापित करते हैं और ये स्थापित करने का समय बीजोत्सर्जन या ओव्यूलेशन का समय होता है। इस प्रक्रिया को करते समय गर्भनलिका या ट्यूब्स का नॉर्मल होना अत्यावश्यक है। अभी इस तकनीक को हम लोग क्यों करते हैं या कौन से पेशेंट्स में करते हैं? तो जिनको प्राकृतिक गर्भधारणा होने में कुछ मुश्किलें हो रही हैं, वो कुछ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ऐसे सभी जोड़ियों को इससे इलाज, ऐसे काफ़ी जोड़ियों को इससे इलाज संभव है। अमूमन प्राकृतिक गर्भधारणा होने के लिए एक स्त्री बीज अंडाशय से बीजोत्सर्जित हो जाता है या ओव्यूलेशन होता है और गर्भनलिका में आ जाता है। गर्भनलिका में आने के बाद एक अच्छा शुक्राणु उसको जाके अगर फलित करेगा तो एक अच्छा गर्भ तैयार हो जाएगा। फिर ये गर्भनलिका से आके गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। इसको हम लोग प्राकृतिक गर्भधारणा या नेचुरल कंसेप्शन कहते हैं। इस पूरी कड़ी में अगर कहीं पे कुछ कठिनाई हो रही है तो गर्भधारणा में समस्याएं आ सकती हैं या वंध्यत्व का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग ऐसे कौन से पेशेंट्स में IUI कर सकते हैं जिनमें ये प्राकृतिक या नेचुरल कंसेप्शन संभव नहीं है? तो हम लोग अगर पहले पुरुषों से शुरुआत करें तो पुरुषों की लैंगिक समस्याएं जो होती हैं, जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन कहते हैं, और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो या नियमित संबंध बनाने में कोई कठिनाइयाँ हो, तो ऐसे सभी पेशेंट्स में हम लोग IUI का सहारा ले सकते हैं। अन्य कारणों में
अगर हम लोग देखें तो वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होना, शुक्राणुओं की गति कम होना या शुक्राणुओं के आकार यानी मॉर्फोलॉजी की समस्या, ये सारी समस्याएं हो सकती है जिनमें हम लोग आईयूआई कर सकते हैं। जिन रुग्णों में शुक्राणुओं की ये जो समस्या मैंने अभी बताई, काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, ये समस्या अति गंभीर है जिसको हम लोग सीवियर कहते हैं, जिसमें काउंट 5 मिलियंस पर ml से कम होना, मोटिलिटी 10% से कम होना या मॉर्फोलॉजी 2.5% से कम होना, ऐसे सारे पेशेंट्स में आईयूआई इतना कारगर साबित नहीं होगा। ऐसे पेशेंट्स में हमको आईयूआई या आईवीएफ या ICSI जैसी अत्याधुनिक उपचार पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। किसी किसी पेशेंट्स में वैरिकोसील ग्रेड 1, 2, 3 ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जिन पेशेंट्स में भी हम लोग आईयूआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रायल आईयूआई कहते हैं। स्त्रियों की कुछ समस्याओं में भी हम लोग आईयूआई या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गर्भाशय मुख की समस्याएं, जिसको हम लोग सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं, इसमें सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल म्यूकस के जो प्रॉब्लम्स है, सर्वाइकल म्यूकस होस्टिलिटी या प्योर सर्वाइकल म्यूकस, ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग आईयूआई कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस या अंतगर्भाशय अस्थानता, ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आईयूआई कर सकते हैं। डिस्पैरिनिया मतलब समागम रखने में कोई कठिनाई हो रही है या जिसको हम लोग सकष्ट समागम कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में, और जिनको वजाइनिस्मस यानी योनि की दर्दनाक ऐंठन होती है संबंध रखते समय, ऐसे पेशेंट्स में भी आईयूआई किया जा सकता है। जैसे हमने पुरुषों की समस्याएं देखी, स्त्रियों की समस्याएं देखी, उसी तरीके से कुछ समस्याएं दोनों में हो सकती है, जिसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता चला है, इसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहेंगे। और कभी कभी दोनों में इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी हो सकता है, जिसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र की खामियां कह सकते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की खामियां, अज्ञात वंध्यत्व और आईवीएफ को जाने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन करके हम लोग आईयूआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग आईयूआई कितनी बार कर सकते हैं। तो अमूमन आईयूआई जो है, तो एक आईयूआई हमको 25 से 30% के करीब सक्सेस देगा या सफलता देगा। तो इतनी सफलता हमको काफ़ी नहीं है, इसीलिए हमको आईयूआई की तकनीक जो है वो 3 या 4 बार इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। बट 3 से 4 बार से ज़्यादा आईयूआई की तकनीक इस्तेमाल करना हमारे अध्ययन में ये पाया गया है कि उससे कुछ ज़्यादा हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। हम पेशेंट का समय और कॉस्ट दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें गंवा सकते हैं इसके ज़रिए। कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 6 या 8 बार आईयूआई करा रखा होता है और हमको कहते हैं कि सर आपकी टेक्निक से आईयूआई करो। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि और बार आईयूआई करने से हमको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना हमको पहले 3 या 4 बार अच्छी तरीके से आईयूआई करने से मिलेगा। 3 to 4 times इज द मैक्सिमम टाइम्स व्हाट वी कैन डू आईयूआई। अभी हम लोग देखते हैं कि आईयूआई के मुकाबले और कौन सी उपचार पद्धतियां हैं जो हमको सक्सेस दे सकती हैं। तो कृत्रिम गर्भधारणा जो है, नेचुरल कंसेप्शन के लिए हम लोग वेट कर सके, तो ऐसे कपल्स में जिनको कारण नहीं समझा है या अज्ञात वंध्यत्व है, ऐसे कपल्स में अगर हम लोग इनका प्रतिशत देखें तो नेचुरल कंसेप्शन के लिए अगर हम लोग वेट करते हैं तो उसका सक्सेस रेट केवल 5% के करीब रहता है। अगर हम लोग कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं तो वो सक्सेस रेट थोड़ा सा बढ़ के 8% तक जा सकता है। बट अगर हम लोग आईयूआई की तकनीक ऐसे पेशेंट्स में यूज़ करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट 20 से 30% के करीब जा सकता है। सो डेफिनेटली नेचुरल कंसेप्शन या ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स सिर्फ यूज़ करना, इससे हम लोग डेफिनेटली एक स्टेप आगे जा रहे हैं आईयूआई के ज़रिए। आईयूआई और आईवीएफ में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो कुछ पेशेंट्स में हम लोगों को दोनों में समान सक्सेस मिल सकता है अगर हम लोग अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की अगर हम लोग बात करें तो आईयूआई ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा कुछ पेशेंट्स में। बट जिनमें प्रॉब्लम सीवियर है,
जैसे गर्भनलिकाएं बंद होना या शुक्राणुओं की समस्या अति गंभीर होना, जिसको हम लोग सीवियर ओलिगोस्टेनोटिराटोस्पर्मिया कहते हैं, ऐसे सभी पेशेंट्स में हमको आईयूआई उतना कारगर नहीं रहेगा। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या अज्ञात वंध्यत्व के केसेस में भी आईवीएफ ज़्यादा कारगर रहेगा। सो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग डायरेक्टली आईवीएफ की ओर भी जा सकते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि आईवीएफ की प्रक्रिया कैसी होती है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया को जाने से पहले हम लोग पेशेंट्स या कपल्स का आईवीएफ रेडीनेस देखते हैं, और ये रेडीनेस देखने के लिए हम लोग बेसलाइन सोनोग्राफी हो या सीमेन की जांच हो, वीर्य की जांच हो या गर्भनलिकाओं की जांच हो, जो हम लोग एचएसजी या हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी, एसएसजी या सलाइन सोनोग्राफी या दूरबीन की शस्त्रक्रिया, जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी कहते हैं, इस जरिए हम लोग गर्भनलिकाओं की जांच कर सकते हैं। और इन सभी में आईवीएफ के लिए जाने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी ऐसे पेशेंट्स को हम लोग आईवीएफ के लिए जाएंगे। आईवीएफ की प्रक्रिया करने से पहले हम लोग महावारी के दूसरे दिन या डे 2 ऑफ मेंसेस को पेशेंट को बुला के फीमेल पेशेंट का एक बेसलाइन सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम लोग एंट्रल फॉलिकल काउंट देखते हैं, अंडाशय में कोई सिस्ट नहीं है ना, गर्भाशय की पोजीशन क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है, ये सभी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं और पेशेंट को रेडी करते हैं आईयूआई के लिए। अगर ये सभी नॉर्मल है तो हम लोग डे 2 ऑफ मेंसेस पे कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन शुरू कर सकते हैं, जिससे हम लोग आईवीएफ का सक्सेस बढ़ा सकें। ये दवाइयाँ शुरू करते हैं, इसका अर्थ क्या है, दवाइयों की ज़रूरत क्यों होती है? इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। अगर हम लोग दवाइयों के बिना आईयूआई के लिए जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल साइकिल आईयूआई। बट अगर हम लोग देखें तो नेचुरल साइकिल आईयूआई का सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए हमको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन। कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन से हम लोग एक बीज तैयार करने के जगह पे 2 या 3 अच्छे बीज अगर करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो ये करने के लिए हम लोग कुछ टैबलेट्स का सहारा ले सकते हैं, जिसको हम लोग क्लोमिफेन साइट्रेट या लेट्रोजोल कहते हैं, या इंजेक्शंस का सहारा ले सकते हैं, जिसको हम लोग गोनेडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन कहते हैं। बट ये कहते समय मैं ये बताना चाहूँगा कि ये डॉक्टरों की या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के निगरानी में लेना ही ज़रूरी होता है। ये हम लोग सेल्फ मेडिकेट नहीं कर सकते। और ये सब करते समय हमको सोनोग्राफी पे रेगुलरली जांच करके देखना पड़ता है कि बीजों की स्थिति क्या है, जिसको हम लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन कहते हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन से हमको ये पता चलेगा कि कितने बीज तैयार हो रहे हैं, उनका तैयार होने का स्पीड सही है कि नहीं, और वो अत्यावश्यक ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, जिसको हम लोग ऑप्टिमम साइज कहते हैं। एक बार ये बीज ऑप्टिमम साइज यानी 17 से 20 मिलीमीटर के करीब चले जाए तो हम लोग बीजोत्सर्जन या ओव्यूलेशन होने के लिए एचसीजी का इंजेक्शन दे सकते हैं। एचसीजी के इंजेक्शन से बीज रप्चर होने में या ओव्यूलेशन होने में मदद मिलेगी और हम लोग आईयूआई टाइम कर सकते हैं। तो आईयूआई का टाइमिंग बहुत ज़रूरी रहता है, इसीलिए ये एचसीजी का इंजेक्शन देना बहुत सारे पेशेंट्स में ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हम लोग जिस वक्त एचसीजी देंगे उससे 36 आवर्स बाद एलएच सर्ज आएगा और ओव्यूलेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो 36 to 40 आवर्स के बीच में अगर हम लोग आईयूआई करेंगे तो आईयूआई का सक्सेस रेट डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो ऐसे सभी पेशेंट्स में हम ठीक समय पे अगर आईयूआई करेंगे तो हमारी सफलता अच्छी हो जाएगी। आईयूआई करने के दिन पे हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो हमारे पास एक आईयूआई का चेकलिस्ट होता है। वो पूरा चेकलिस्ट फुलफिल हो रहा है कि नहीं, पेशेंट्स के सभी टेस्ट हुए कि नहीं, ये सब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। आईयूआई के लिए एक हस्बैंड वाइफ का कंसेंट लेना ज़रूरी है, जिसको लिया जाता है, और उसके बाद वीर्यों का सीमेन का सैंपल लेके उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसको हम लोग सीमेन एनालिसिस कहते हैं। सीमेन एनालिसिस में अगर मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसको हम लोग सीवियर ओलिगोस्टेनोटिराटोस्पर्मिया कहते हैं, तो हम लोग उसको लेके सीमेन वॉशिंग की तकनीक के ज़रिए उसको तैयार करते हैं आईयूआई के लिए। अभी ये सीमेन वॉशिंग क्या होता है, तो हम लोग अगर देखें तो शुक्राणुओं में कुछ शुक्राणु अच्छे शुक्राणु होते हैं जो गर्भधारणा के लिए सक्षम होते हैं,
और कुछ शुक्राणु जो रहते हैं उनकी गति कम रहती है, उनका आकार प्रॉब्लम रहता है, जिसको हम लोग टेराटोस्पर्मिया कहते हैं। तो ऐसे सभी शुक्राणु और डेड स्पर्म्स जो मृत शुक्राणु है वो गर्भधारणा में कारगर नहीं साबित होते, और ऐसे सभी शुक्राणु जो है वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे IUI की सक्सेस के लिए। तो ऐसे सभी शुक्राणुओं को हम लोग अलग कर लेते हैं सीमेन वॉशिंग की तकनीक के जरिए। सीमेन वॉशिंग की तकनीक जो है इसमें स्विम अप टेक्निक है या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन है। अभी ये तकनीक जो दो अलग अलग किस्म की है, ये हर पेशेंट में कौन सी तकनीक हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंडेंट है कि पेशेंट के पैरामीटर्स क्या है। अगर सीमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर, हम लोग दूसरे कारणों के लिए IUI कर रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मोजूसपर्मिक सीमेन के लिए हम लोग स्विम अप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन की तकनीक जो है, जिनके शुक्राणुओं में ज़्यादा समस्या है, ऐसी कपल्स में हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीमेन वॉशिंग की प्रक्रिया के बाद इस प्रिपेयर्ड सीमेन को या सैंपल को तुरंत गर्भाशय में स्थापित करना ज़रूरी होता है। तो इसको हम लोग IUI कैथेटर और एक ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज में भर के क्लिनिशियन को दे देते हैं, और अत्यंत सुलभ पेनलेस टेक्निक से इसको हम लोग अंतर गर्भाशय में स्थापित करते हैं। इस IUI प्रोसीजर के लिए हमको किसी भी एनेस्थेशिया की ज़रूरत नहीं रहती, ना ही पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है या ज़्यादा देर अस्पताल में रुकना पड़ता है। तो ये पेशेंट एक आउट पेशेंट या OPD प्रोसीजर है, जिसके बाद पेशेंट तुरंत घर जा सकता है। कौन से पेशेंट्स में हम लोग IUI नहीं कर सकते ये देखना भी ज़रूरी है। तो जिनको गर्भाशय मुख की समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल है, जिसको हम लोग सर्वाइकल एट्रेसिया या सर्वाइकल स्टेनोसिस कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में IUI रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जिनको गर्भाशय मुख की इन्फेक्शंस है, जैसे सर्विसाइटिस हो, या गर्भाशय के इन्फेक्शंस है जिसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, ऐसे कपल्स में IUI हम लोग नहीं कर सकते। जिनको दोनों गर्भनलिकाएं बंद हैं, ऐसे कपल्स में भी हम लोग IUI नहीं कर सकते। और जिनका स्पर्म्स का एनालिसिस जो है, जो हमको सीवियर ओलिगोएस्थेनोटेराटोस्पर्मिया दिखा रहा है, ऐसे कपल्स में भी हम लोग IUI नहीं कर सकते। IUI के बाद हमको क्या देखभाल करनी चाहिए? तो IUI के तुरंत बाद हम लोग एक 10 मिनट्स के लिए रेस्ट एडवाइस कर देते हैं, ताकि पेशेंट की एंग्जाइटी भी कम हो जाए, और उसके बाद पेशेंट तुरंत अपनी नॉर्मल गतिविधियां कर सकता है, ऑफिस पे भी जा सकते हैं। जिनको IUI हो चुका है, ऐसे स्त्रियों में हल्का सा गीलापन महसूस हो सकता है, तो ये नॉर्मल है। हल्का सा स्पॉटिंग भी कभी कभी दिख सकता है, तो नॉर्मल हल्का सा 1-2 दाग दिखना ये भी नॉर्मल है। पेशेंट के पेट में ऐंठन हो सकती है, जिसको हम लोग एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं, तो ये माइल्ड क्रैम्प्स आना भी नॉर्मल है। IUI के बाद उस दिन रात को या अगले दिन शारीरिक संबंध रख सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली रख सकते हैं। ये भी हमको IUI का सक्सेस बढ़ाने में कारगर रहेगा। IUI करने के 2 हफ्ते बाद हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी रही है या नहीं रही है। इस दरमियान पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट या डाइड्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स हम लोग दे सकते हैं, स्पेशली ऐसे कपल्स में जिनको हम लोगों ने गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया। ये सब जानने के बाद आप मुझे पूछोगे कि इसका सफलता का प्रतिशत कितना है। तो IUI का सक्सेस रेट जो है वो हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होगा। जिन पेशेंट्स में हल्के प्रॉब्लम्स है शुक्राणु में, जिसको हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, ऐसे कपल्स में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट रहेगा। उसके बाद गर्भाशय मुख के जिनके प्रॉब्लम्स है, सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी, ऐसे कपल्स में भी एक अच्छा खासा सक्सेस रेट रहेगा। जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ऐसे कपल्स में हल्का सा सक्सेस रेट कम रह सकता है। अभी हम लोग इसकी कॉस्ट के ऊपर आते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि IVF के मुकाबले ये काफ़ी अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। एज अ स्टेपिंग स्टोन अगर हम लोग देखें IVF के लिए, तो कुछ कपल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉस्ट और रिजल्ट को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो ये अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, लीस्ट इन्वेजिव है, लेस स्ट्रेसफुल प्रोसीजर है कपल्स के लिए। इसमें दुर्भाग्यवश क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? तो कभी कभी अगर एक से ज़्यादा बीज तैयार हो जाए,
तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, बट अगर हम लोग ठीक तरीके से इस पर कंट्रोल रखें तो ये चांसेस हम लोग कम रख सकते हैं। इसके साथ में अगर 4 से ज़्यादा बीज तैयार हो जाए तो बीजों का एक अंडाशय का एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। तो आजकल मॉडर्न तकनीक का अगर इस्तेमाल करेंगे, मॉडर्न इंजेक्शंस का इस्तेमाल करेंगे और हर पेशेंट के लिए अलग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, आईयूआई करते समय अलग स्टिमुलेशन डोज का इस्तेमाल करेंगे, तो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम को भी हम लोग कंट्रोल में काफ़ी हद तक रख सकते हैं। सो ये आईयूआई के बारे में हमने जानकारी कर ली और कई सारे कपल इस तकनीक का सहारा ले रहे हैं और लेने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको आईयूआई की तकनीक के बारे में, उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में समझ गया होगा। पर मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के सलाह के बिना इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ना करें। ये इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए है, आप इसका इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए करें और सेल्फ मेडिकेशन या खुद को खुद ट्रीटमेंट ना दें। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और कुछ आपके प्रश्न आए हैं मेरी तरफ, तो वो प्रश्न मैं लेना चाहूँगा। एक प्रश्न है कि अगर शुक्राणुओं की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है तो हम लोग डोनर स्पर्म से आईयूआई कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली डोनर स्पर्म से आईयूआई किया जा सकता है। जिन कपल्स को आईवीएफ के लिए नहीं जाना है, ऐसे कपल्स को हम लोग डोनर स्पर्म से आईयूआई कर सकते हैं। जिनको शुक्राणुओं की समस्या अति जटिल है, सीवियर ओलिगोएस्थेनोटेराटोस्पर्मिया है या ऑब्स्ट्रक्टिव आजोस्पर्मिया है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे और फिर स्पर्म काउंट 0 है, ऐसे कपल्स में हम लोग आईवीएफ से अच्छा सक्सेस दे सकते हैं, आईवीएफ या इक्सी से, जिसमें हम लोग टेस्टिस से सीधा स्पर्म्स बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग टीसा की सर्जरी कहते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, और उस तरीके से हम लोग प्रेगनेंसी दे सकते हैं। बट जिन कपल्स को इस सभी टेक्निक के लिए नहीं जाना है तो वो कपल्स डोनर आईयूआई या डोनर इंसेमिनेशन के लिए भी जा सकते हैं। एक प्रश्न है मिस्टर प्रेम कुमार जी से, हाउ मेनी आईयूआई कैन वी ट्राई बिफोर आईवीएफ? तो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग 3 से 4 बार आईयूआई कर सकते हैं। इससे कम अगर करेंगे तो हमारी सफलता का प्रतिशत कम हो जाएगा। कभी कभी एक आईयूआई में भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, बट अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए हमको प्लानिंग करते समय 3 से 4 आईयूआई की प्लानिंग करनी चाहिए। उससे ज़्यादा आईयूआई करने की रिकमेंडेशन हम नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके बाद सक्सेस रेट जो है वो कम होते जाता है। इसीलिए 4 से ज़्यादा हम लोग आईयूआई रिकमेंड नहीं करते। दूसरा प्रश्न है कि हम लोगों को आईयूआई करते समय जो सैंपल देना होता है वीर्य का, तो हमको कितना दिन एब्स्टिनेंस करना चाहिए? तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि एब्स्टिनेंस का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो सीमेन सैंपल अगर हम लोग जांच के लिए दे रहे हैं या आईयूआई के लिए दे रहे हैं, ऐसे समय सीमेन लॉस नहीं होना चाहिए, एब्स्टिनेंस होना चाहिए 2 से 7 दिनों के लिए। 2 डेज लास्ट पिछले 48 घंटों में सीमेन लॉस नहीं हुआ होना चाहिए, और ये जो पीरियड है ये 7 डेज से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 7 डेज में सीमेन लॉस नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा 8 डेज हो रहे हैं, तो डेड स्पर्म्स आ सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है एब्स्टिनेंस का, ये 2 to 7 डेज के बीच में चाहिए। एक क्वेश्चन है मुझे कि इज आईयूआई सक्सेसफुल इन फर्स्ट ट्राई? सो अगर हम लोग ठीक तरीके से आईयूआई करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, कंट्रोल ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, जो पैरामीटर्स देखने होते हैं, ट्यूबल टेस्टिंग हो, बेसलाइन स्कैन हो, सीमेन एनालिसिस हो, ये सब करके अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आईयूआई सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो 25 से 30% के करीब होते हैं। डेफिनेटली किसी पेशेंट्स में हमको इससे भी सक्सेस मिला है। और एक सवाल है मुझे कि आईयूआई के बेबीज जो पैदा होते हैं वो नॉर्मल होते हैं क्या प्राकृतिक गर्भधारणा से हुए वाले, नेचुरल कंसेप्शन से हुए वाले बेबीज से कंपेयर अगर हम लोग करेंगे? सो डेफिनेटली आईयूआई बिल्कुल नेचुरल के करीब जाने वाली तकनीक है। आईयूआई में गर्भधारणा जो होती है वो गर्भनलिका में ही गर्भ तैयार होता है और उसके बाद वो गर्भाशय में आ जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम लोग शुक्राणुओं की मदद कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, और जो बीजोत्सर्जन हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है,
सो स्त्री बीज और शुक्राणु मिलने का जो समय है वो भी हम लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग हमारा सक्सेस रेट बढ़ा रहे हैं। बट प्रेगनेंसी जो होनी है और कंटिन्यू होनी है वो उतनी ही नेचुरल है जैसे नेचुरल कंसेप्शन। तो इसमें और नेचुरल कंसेप्शन में कोई भी अंतर नहीं है। अगर हम लोग बेबीज़ की बात करें, बेबीज़ उतने ही नॉर्मल हो सकते हैं और होते हैं, ये रिसर्च में पाया गया है। यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आईवीएफ से भी अगर हम लोग कंपैरिजन करें नेचुरल प्रेगनेंसीज का, तो आईवीएफ बेबीज़ भी उतने ही नॉर्मल होते हैं जितना नेचुरल बेबीज़। और एक सवाल है कि डोनर आईयूआई का सक्सेस रेट कितना है। सो अगर सीमेन में प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट 0 है जिसको हम लोग अजूस्पर्मिया कहते हैं, ऐसे कपल्स में अगर हम लोग उस कारण तक पहुँचे हैं जो कि एक्चुअल रीज़न है प्रेगनेंसी ना रहने के लिए या बंधित्व के लिए, तो ऐसे कपल्स में अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद डोनर या एआईडी की टेक्निक करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। सो काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट रहता है। और ये अगर फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग 3 या 4 अटेम्प्ट में सक्सेस पा सकते हैं। और एक और कुछ सवाल है वो जो मैं लेना चाहूँगा। Can IUI be done with only one-sided tubal blockage? So yes, एक साइड की ट्यूब अगर ब्लॉक है तो जो ट्यूब ओपन है उस साइड में अगर बीज तैयार हो रहा है या फॉलिकल तैयार हो रहा है तो ऐसे कपल्स में हम लोग IUI के लिए जा सकते हैं। बट जिस साइड की ट्यूब ब्लॉक है उसी साइड में अगर एक तैयार हो रहा है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ऐसे कपल्स में हम लोग IUI नहीं करेंगे उस महीने में। तो ये हम लोग बता नहीं सकते कि कौन से साइड की ओवरी में एग तैयार हो जाएगा, तो वो डिसीजन उसी वक्त लिया जाता है। एक सवाल है मेरे लिए कि इज देयर एनी क्लेम पॉलिसी फॉर फाइनेंशियली पुअर पेशेंट। सो वी हैव सम पॉलिसीज हियर जो हम लोग आईवीएफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आईयूआई की कॉस्ट तो हम लोगों ने बेयर मिनिमम रखी है, जो हम लोग अगर बाकी के सेंटर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो हम लोगों ने काफ़ी कम कॉस्ट रखी है। सबसे अच्छी टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं आईयूआई के लिए। स्पेशल आईयूआई के लिए रूम्स होते हैं, एंड्रोलॉजी लैब रहता है और इंटरनेशनल टेक्निक से हम लोग ये करते हैं। बट इसके साथ में ये सभी पेशेंट्स को अफोर्ड हो सके तो हम लोग ने इसकी कॉस्ट बेयर मिनिमम रखी है। जिनको आईवीएफ के लिए जाना है ऐसे सारी कपल्स में हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप हमारी कॉर्पोरेट टीम से या हमारे पूना सेंटर की टीम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। एक सवाल है कि इज IUI पॉसिबल इफ ट्यूब्स आर ब्लॉक। सो दोनों साइड की ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो हम लोग IUI नहीं कर सकते ऐसे कपल्स में, क्योंकि ट्यूब्स में ही गर्भ तैयार होता है। तो ऐसे कपल्स में जिनमें दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, ऐसे कपल्स में हमको IVF या ICSI जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग कहते हैं उसी टेक्निक के लिए जाना पड़ता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर क्वेश्चंस एंड फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस फेसबुक लाइव सेशन। I hope I conducted all this session in Hindi. Next time I'll conduct this session in English. I conducted this session in Hindi so that I reach to maximum people who are suffering from this problem of childlessness or infertility. Thank you so much for patient hearing. Namaste.